नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। सबसे पहले है सुदर्शन सेतु पुल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन, कहां से कहां तक इसका निर्माण किया जा रहा है और किस परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा है दुबई में भारतीयों के लिए 5 वर्षीय वीजा। चौथा है भारत टैक्स 2024, क्या है इसको जानेंगे। और अंत में है गर्भिणी GA2। तो चलिए विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इन सभी मुद्दों पर, इन सभी न्यूज पर। सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, सुदर्शन सेतु का बारे में। सुदर्शन सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो गुजरात के द्वारका जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है। और अरब सागर पर आपका ये जो सुदर्शन सेतु है, जो वो पुल है, ये बनाया गया है। ठीक है, इस पुल की खासियत क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो यह पुल की जो कुल लंबाई रहने वाली है आपकी, ये 2.32 किलोमीटर रहने वाली है। और यह बताया जा रहा है कि यह भारत का अब तक का सबसे लंबा पुल है। लेकिन किस प्रकार का सबसे लंबा पुल है, तो यह सबसे लंबा केबल पुल होने वाला है। ठीक है, केबल के द्वारा ये जो पुल लटका हुआ है, बना हुआ है, ये सबसे लंबा आपका केबल पुल होने वाला है भारत का। ठीक है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। बात कर लेते हैं इस पुल के बारे में। तो एक खासियत इस पुल की यह भी है कि इसके ऊपर आप देखोगे सौर पैनल जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि आपकी 1 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण चीजें हैं इस पुल के बारे में। और जान लेते हैं, यह बेअटक द्वारका द्वीप को, ये जो पुल निर्मित किया गया है, यह बेअटक द्वारका द्वीप को गुजरात के द्वारका जिले में मुख्य भूमि ओखा से जोड़ता है। इस पुल की खासियत यह भी है कि इसमें आप देखोगे कि भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो दोनों साइड लिखे गए हैं। और साथ ही साथ भगवान कृष्ण की जो मूर्तियां हैं, मूर्ति इन द सेंस की जो चित्र हैं, वो भी यहाँ पर छवियां लगाई गई हैं पुल के दोनों साइड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर क्या है, सोलर पैनल लगाया गया है, ताकि यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी किया जा सके। बात करेंगे हम थोड़ा सा बेअट द्वारका द्वीप के बारे में। तो यह बेअट द्वीप गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर के तट पर स्थित है। माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण यहाँ के राजा थे, तब ये जो बेअट द्वीप है, यही इनका क्या हुआ करता था, घर हुआ करता था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है इस जो बेअट द्वीप है, इसके बारे में कि इस द्वीप पर भगवान कृष्ण का एक 500 साल पुराना मंदिर बना हुआ है, जिसका निर्माण कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये तो था इस न्यूज के बारे में, केबल पुल के बारे में। महत्वपूर्ण चीजें इसमें जो थी कि ये किन 2 जगहों को जोड़ रहा है, टोटल लंबाई इसकी कितनी है, साथ ही साथ सौर पैनल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु था, ये इस केबल पुल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन। सिक्किम का ये जो पहला रेलवे स्टेशन है, ये रंगपो रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसी का उद्घाटन अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। अब बात आ जाती है, ये जो रंगपो रेलवे स्टेशन है, ये किस परियोजना के तहत बन रहा है, तो ये सिवोको रंगपो रेलवे परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। कौन सी परियोजना, सिवोक रंगपोल परियोजना के तहत। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे क्या सिक्किम में अभी तक कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं था, तो हाँ, अभी तक सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होने वाला है। रीजन क्या हो सकता है कोई रेलवे स्टेशन ना होने का, देखिए वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है आप देखोगे, तो इसी को देखते हुए अभी तक वहाँ पर किसी भी रेलवे स्टेशन का निर्माण नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब यह रेलवे स्टेशन बनने वाला है। इस जो रेलवे परियोजना की आधारशिला है वो बहुत ही पुरानी, और आप देखोगे कि ये जो परियोजना है, इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, सिवोक रंगपो रेलवे परियोजना, ये 2009 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। अब इस रेलवे स्टेशन की आधारशिला 2024 में रखी गई है। तो ये हमारी बहुत पुरानी परियोजना है और इस पर कार्य चल रहा है। बात करें कि ये कितनी लंबी रेलवे लाइन होने वाली है, तो यह जो रेलवे ट्रैक होगा आपका 45 किलोमीटर का होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इस परियोजना की आधारशिला 2009 में रखी गई। यह पश्चिम बंगाल के सिवोक को सिक्किम के रंगपो से जोड़ेगा। ठीक है, इस रेलवे लाइन की जो अनुमानित लंबाई मैंने बताई है, दैट इज 45। इसका 3.5 किलोमीटर हिस्सा जो आ रहा है वो आ रहा है सिक्किम में। बाकी 41.5 किलोमीटर जो हिस्सा है वो कहां पर आ रहा है, पश्चिम बंगाल में आ रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दुबई में भारतीयों के लिए 5 वर्षीय वीजा।
अब ये क्या है 5 वर्षीय वीजा और क्यों दिया जा रहा है? अभी देखिए हाल ही में इजराइल ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर दिया, ठीक है, और जिसके तहत हम क्या है वहां पर साल में 2 बार यानी कि 6 महीने में 1 बार और 6 महीने में 1 बार 15 दिन के लिए वहां पर बिना वीजे के रह सकते हैं। क्यों कर रहा है आखिर? हर देश ऐसा क्यों चाहता है कि हम वीज़ा फ्री कर दें एंड देन वहाँ के जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो यहाँ पर घूमने हैं? एक तो मेन रीज़न ये हो सकता है कि इस वजह से, और हो सकता क्या है, यही मेन रीज़न है कि वो पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ आप देखोगे जो भी हमारे पासपोर्ट इंडेक्स आते हैं, वहां पर ये देखा जाता है कि आपके पासपोर्ट के थ्रू आप कितने देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हो और इसी से आपकी रैंकिंग तय होती है। तो अभी मुझे बताइए ये जो हेले पासपोर्ट इंडेक्स आया है 2024, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, इसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं हम इसके बारे में। तो हाल ही में दुबई ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 साल का बहुप्रवेश वीजा शुरू कर दिया है। देखिए जो इजराइल ने अभी वीजा शुरू किया था, वीजा दिया था हमें फ्री, वो सिर्फ किस लिए था कि घूमने के लिए, जो भी पर्यटन के लिए आ रहा है वो इस वीजा के थ्रू 15 दिन के लिए यहाँ पर घूम सकता है, अपने पासपोर्ट के थ्रू बिना वीजा के यहाँ पर 15 दिन के लिए घूम सकता है। लेकिन यह जो वीजा है ये बहुप्रवेश वीजा है, यानी कि आप पर्यटन के लिए जा सकते हो, बिजनेस के लिए भी जा सकते हो, आपकी कोई मीटिंग्स है तो भी आप जा सकते हो, या अन्य आपके कार्य है तब भी आप इस वीजा के थ्रू दुबई में विजिट कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है बहुप्रवेश वीजा। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना है दुबई में। यह नया वीजा पर्यटकों को कई बार दुबई में प्रवेश करने की अनुमति देता है। अब कितनी बार है, चलिए भी देख लेते हैं। इस वीजा को रखने वाला पर्यटक शुरुआत में 90 दिनों तक रह सकता है और 1 वर्ष में कुल यह 180 दिनों तक रह सकता है। तो टोटल 180 डेज की यदि बात की जाए तो वो वहां पर रह सकता है, 6 महीने में 90 दिन और 6 महीने में 90 दिन। ठीक है, तो आपकी टोटल 1 वर्ष के 180 दिन हो गए। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो यह वीजा आर्थिक सहयोग में वृद्धि करेगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के लिए भी हम वहां पर जाएंगे, बिजनेस मीटिंग्स के लिए भी जा सकते हैं, तो आर्थिक सहयोग में इससे वृद्धि होगी, पर्यटक इससे प्रोत्साहित होंगे और व्यापारिक संबंध इससे मजबूत होंगे। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से क्या है? एक है। यह संयुक्त अरब अमीरात का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अब भारत टैक्स 2024। समझ नहीं आ रहा होगा नाम से ना कि ये भारत टैक्स 2024 क्या है, लेकिन यह टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, यानी कि कपड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ है, और यह माना जा रहा है कि यह देश में आयोजित होने वाला वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर में अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। यानी कि टेक्सटाइल से जुड़ा अभी तक का इतना बड़ा कोई भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं किया है किसी भी कंट्री में। ये किसने किया है? भारत ने किया है। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है। इसमें लगभग आप देखोगे 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो जो भी अगर दिल्ली में है तो एक बार जरूर विजिट करके आए, ताकि आपको देखने को मिलेगा, वैरायटीज देखने को मिलेंगी, और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितने प्रतिभागी हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यह आयोजन वस्त्र क्षेत्र में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा और वैश्विक वस्त्र महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि भी करेगा। इससे क्या है, वर्ल्ड लेवल पर भी हम क्या है, स्ट्रॉन्ग फील कर पाएंगे। इसका आयोजन 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है और इसमें वस्त्र क्षेत्र में निवेश एवं व्यापार को अधिक बढ़ावा मिलेगा तथा निर्यात को बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। इस कार्यक्रम में हम फाइबर, फैब्रिक, फैशन के जरिए खेत यानी कि फार्म से लेकर के विदेशों तक फॉरेन एकीकृत करने का ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, कि हम फार्म से ले, जहां हम वस्त्रों से रिलेटेड कच्चे माल का निर्माण कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या है, फॉरेन में उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इतना लंबा प्रोग्राम जो है, इतनी लंबी जो सीढ़ी है वो हमें तय करनी है और इसी को देखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को कवर करता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यह विभिन्न राज्यों की प्रतिष्ठित हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को इस आयोजन के लिए साझेदार राज्य के रूप में नामित किया गया है। और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो भारत टैक्स 2024 हुआ था, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को साझेदार राज्य के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन दे देगा आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, ठीक है, मध्य प्रदेश, एंड देन आपसे पूछ लेगा।
गुजरात, तेलंगाना और मध्य प्रदेश इसमें सहायक भागीदार राज्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो गुजरात, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में क्या है, सहायक भागीदार राज्य हैं। ये दोनों लाइनें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, तो इनको बेहद ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे चल लेते हैं। गर्भिणी GA2, नहीं समझ में आ रहा होगा गर्भिणी GA2 क्या है, लेकिन इसका जो निर्माण है सबसे पहले मैं बता दूं किसके द्वारा किया गया है, तो IIT मद्रास और ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तो भ्रूण की उम्र तय करने वाला एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल है, जो कि भ्रूण की क्या उम्र रहने वाली है ये पहले से ही तय कर सकता है, बता सकता है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT की पहल गर्भिणी समूह के डेटा का उपयोग करके विकसित किया गया है। कार्य क्या है कि भ्रूण की सटीक उम्र का पता लगाना है और सटीक प्रसव तिथि का पता लगाना है, कि कई बार क्या होता है जो डॉक्टर्स तिथि बताते हैं उससे ऊपर नीचे हो जाता है मामला, ठीक है, नहीं पता होता है कई बार, इस चक्कर में जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है और जो माँ होती है उसके स्वास्थ्य पर भी खतरा हो जाता है, कई बार डेथ भी हो जाती है लेट होने की वजह से या जल्दी होने की वजह से, ठीक है। तो इन्हीं सबके से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको भी ये सॉल्व कर सकता है। स्वदेशी मॉडल विकसित करने की आवश्यकता, तो वर्तमान में भ्रूण की उम्र पश्चिमी देशों के लिए विकसित मॉडल का उपयोग करके निर्धारित की जाती है प्रेजेंट में, ठीक है। भारतीय आबादी में भ्रूण की वृद्धि में भिन्नता के कारण विदेशी मॉडल का प्रयोग करने से त्रुटि की आशंका भी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है, डिफरेंस है। गर्भिणी GA2 मॉडल भारतीय आबादी के लिए भ्रूण की उम्र का सटीक अनुमान लगाता है और इसमें त्रुटि लगभग 3 गुना कम हो जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंत में प्रश्न की। हमने सारे आज देख लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण हमें बिंदु थे। तो अंत में प्रश्न है कि गर्भिणी GA2 का विकास किसके द्वारा किया गया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई, या फिर IIT कानपुर, IIT दिल्ली, या फिर IIT मद्रास। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।